नमस्कार, देश के पहले आयुर्वेद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं निरोग स्टेट का हेल्थ चैनल। मेरा नाम प्रतिभा पांडे है। सबसे पहले चंद्रयान मिशन में भारत की स्वर्णिम सफलता पर आप सभी को हार्दिक बधाई। इस सफलता से पूरा देश झूम रहा है और भारत का तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है। यह सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है और भारतवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। वास्तव में भारत ने 23 अगस्त को चांद पर इतिहास रच दिया और अंतरिक्ष की दुनिया में उसकी धाक जम गई। वैसे चंद्रमा का भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही विशिष्ट स्थान रहा है। बचपन से ही हम चंदा मामा की कहानियां सुनते आए हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी चंद्रमा का स्थान देवतुल्य माना गया है और उन्हें चंद्रदेव की संज्ञा दी गई है। पुराणों में भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा को दर्शाया गया है और उसे लेकर कई धार्मिक कहानियां हैं। लेकिन इन सबसे परे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी चंद्रमा को आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया गया है। चंद्रमा की रोशनी को चमत्कारिक माना गया है और कई रोगों और औषधियों के निर्माण में इसकी भूमिका को स्वीकारा गया है। इससे संबंधित कई श्लोक भी हैं। वैद्य करिश्मा चरक सूत्र में लिखे एक ऐसे ही श्लोक के बारे में बता रही हैं। नमस्कार, मैं वैद्य करिश्मा आप सबको चंद्रयान मिशन की सफलता पर बधाई देती हूँ। चंद्रमा का आयुर्वेद में विशेष महत्व है। चरक सूत्र स्थान के अध्याय 6 के एक श्लोक में चंद्रमा को केंद्र बिंदु में रखकर कहा गया है, दीवा सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्रमासु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोषम अगत्सेन अविशीकृतम हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम सूची स्नान पान अवगाहेशु ही तंबु यथामृतम। अर्थात दिन में सूर्य की किरणों से तपा हुआ, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, अगस्त्य तारे के उदय होने के कारण जो विष रहित हो गया है उसे हम हंसोदक कहते हैं। शरद ऋतु का यह जल निर्मल व पवित्र होता है। इस जल का प्रयोग हम नहाने, पीने तथा अवगाहन करने के लिए कर सकते हैं। अवगाहन यह एक आयुर्वेद का प्रोसीजर होता है जो एक वैद्य चिकित्सा में इसका प्रयोग करता है। इस जल को अमृत के समान माना गया है। चंद्रमा आयुर्वेद और स्वास्थ्य के इसी संबंध पर प्रकाश डालते हुए वैद्य अनिरुद्ध मोहिते कहते हैं, नमस्ते। चंद्रयान मिशन में भारत की स्वर्णिम सफलता पर आप सभी को हार्दिक बधाई। चंद्र ग्रह और आयुर्वेद का कैसे संबंध है, इसके बारे में मैं आपके सामने आज यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसे सभी को पता है कि त्रिदोष जो है, वात पित्त कफ, इसमें अगर आप देखेंगे तो चंद्र ग्रह का पित्त और कफ दोष इससे डायरेक्ट संबंध है। तो कफ दोष जो चंद्रमा है वो बल बढ़ाने का काम या फिर शीत होना, ये कफ दोष जैसे जो गुण है वो चंद्रमा से रिलेटेड है। और उसी देखेंगे तो पित्त दोष में जैसे उष्णता ज़्यादा होना, तो जो शीतल चीज़ें हैं या शीत चीज़ें हैं उसका पित्तों को शमन करने के लिए आयुर्वेदा में उपयोग किया जाता है। तो ये रेफरेंस रहा। दूसरा है ऋतुचक्र। ऋतुचर्या या ऋतुचक्र आप जो देखेंगे वो लूनर साइकिल पे ही डिपेंडेंट है और उसका बेसिस लूनर साइकिल ही है। तो जो 12 महीने 12 मास बनाए गए हैं और जो बाकी 3 ऋतु बनाए गए हैं उसमें से वो सब लूनर साइकिल के बेसिस पे ही बनाए गए हैं। आयुर्वेदा में आदान काल और विसर्ग काल, तो विसर्ग काल में चंद्र ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है और इस काल में मनुष्य का और सारे संसार में जो जीव होते हैं उनका बल अधिक रहता है एज कंपेयर टू आदान काल। तो विसर्ग काल है जिसमें चंद्र ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है मनुष्य शरीर पे। तीसरे रेफरेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कोजागिरी पूर्णिमा बड़े धूमधाम से सारे भारतवर्ष में मनाई जाती है। तो कोजागिरी पूर्णिमा का अगर आप समय देखेंगे तो ये शरद ऋतु शुरुआत जो होती है वो कोजागिरी पूर्णिमा से, उस टाइम में कोजागिरी पूर्णिमा रहता है। तो कोजागिरी पूर्णिमा से पहले रहता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में जैसे आयुर्वेदा में बताया गया है कि पित्त दोष का संचय होता है और उसी का प्रकोप शरद ऋतु में हो जाता है आगे। अगर हम सही से आहार विहार नहीं करते तो जो संचित पित्त है उसी का प्रकोप होता है। तो कोजागिरी पूर्णिमा सभी हम जैसे जानते हैं कि दूध से बने जैसी चीज़ें हैं, खीर वगैरह, वो चंद्रमा के शीतल छाया में ही पकाए जाते हैं और वहाँ पे ही चंद्रमा के शीतल छाया के अंदर हम उसका सेवन करते हैं। तो
इससे आचार्य हमें ये प्रबोधन करना चाहते हैं कि उस टाइम जो संचित हो रहा पित्त है उसको हम दूधजन्य पदार्थ जो चंद्रमा के शीतल छाया में पकाया गया है, जो और उसमें शीत गुण का उसका गुण बढ़ाता है, उससे पित्त को शमन करने में हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। फोर्थ रेफरेंस अगर आप देखेंगे तो कुछ रसौषधि है जो बनाना है वो चंद्रमा के टाइम या फिर रात को चंद्र के शीतल छाया में बनाने के रेफरेंसेस आयुर्वेद संहिताओं में आए गए हैं। कुछ जैसे प्रवाल पिष्टी हो गया या फिर मोती पिष्टी है, ऐसे जो औषधि बनती है उनका जो औषधि बनाने का भावना करके एक होता है कि उनको गुलाब जल की भावना देनी है इनको पिष्टी बनाने समय, वो चंद्रमा के शीतल छाया में इनकी सब जो भी प्रोसेस होता है, मुक्ता पिष्टी बनाना हो या फिर प्रवाल पिष्टी, वो चंद्रमा की शीतल छाया में इनका प्रोसेसिंग किया जाता है। तो उससे ये जो औषधि बनती है वो मोस्टली पित्त विकार के लिए यूज होने वाली औषधि है, तो उनका प्रभाव चंद्रमा की शीतल छाया में अगर वो प्रोसेस किया जाता है, बनाए जाते हैं, तो उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। आगे का रेफरेंस अगर हम देखेंगे तो राजक्षमा व्याधि में एक कहानी से चंद्र ग्रह का रेफरेंस आया हुआ है कि जिसमें भगवान इंद्र को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था कि उनको राजक्षमा व्याधि हो जाएगा, जिससे उनके शरीर का बल धीरे धीरे कम हो जाएगा इस व्याधि में, और जैसे व्याधि ठीक होते जाएगा उनके शरीर का बल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यदि अगर हम इसका चंद्रमा का अगर आप जैसे देखें तो जैसे हम बोलते हैं कि कला से चंद्र ग्रह बढ़ता है और जैसे पूर्णिमा खत्म होगी कला से ही कम होता जाता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जैसे चंद्रमा ग्रह बढ़ता है, मतलब यत पिंडे तक ब्रह्मांडे जो न्याय है उसी को तत्व अगर हम देखेंगे उस फंडामेंटल के बेसिस पे ये उपमा देके राजक्षमा व्याधि को आचार्यों ने हमें समझाने की कोशिश की है। अगर हम इसका पथ्य अपत्य में सही तरह से अगर हम रिलेशन करके यूज करें तो हम सभी के हेल्थ के लिए और हमारे सभी के आरोग्य आगे बरकरार रखने के लिए इसका बहुत हेल्प हो सकता है। तो पथ्य मतलब जो चीज़ें खाने की चीज़ें हो या फिर विहार करने की चीज़ें हो, आचरण करने की चीज़ें हो, जो हमारे शरीर और मन के लिए जो अच्छे होते हैं उनको पथ्य बोला जाता है। और अपत्य मतलब पथ्य के विपरीत या फिर अपोजिट हम जो बोल सकते हैं कि जैसे आप कुछ ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं या फिर ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो उससे आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वो आपके लिए अपत्य हो गया। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो चंद्र ग्रह का जैसे धीरे धीरे बढ़ना या पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे कम होना, इसका अगर हम डायरेक्ट रिलेशन पथ्य और अपत्य में रखें तो हमें बहुत हेल्पफुल हो सकता है और इससे हमें हमारा आरोग्य है या आयुष्य है बरकरार रख सकते हैं। तो जो भी अपत्य चीज़ें मतलब जो शरीर के लिए अहितकर है या फिर आपके शरीर को कोई बाधा पहुंचाएंगे तो उनको हमें धीरे धीरे कम करना चाहिए हमारे खान पान में या फिर आचरण में। और जो पथ्य करने वाली चीज़ें जिनको हम अच्छा करना है या फिर उसको भी हमें धीरे धीरे बढ़ा के एक ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो चंद्र ग्रह से ये हम प्रबोधन ले सकते हैं। चंद्रयान मिशन की सफलता से आयुर्वेद जगत में प्रसन्नता की लहर है। कई आयुर्वेद डॉक्टर इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए, जिसमें एक पोस्ट में उन्होंने आयुर्वेद के लिए भी ऐसी ही सफलता की कामना की। ऐसे ही कई और वैद्यों के भी पोस्ट चंद्रयान मिशन की सफलता की कामना करते हुए आयुष मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर लिखा, चंद्रयान की लैंडिंग के साथ ही इसरो वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित करने जा रहा है। चंद्रयान 3 ने भारत को इतिहास रचने के अत्यंत करीब ला दिया है। यह क्षण ऐतिहासिक है जब
चंद्रयान 3 अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तब भारतीय मेधा का डंका एक बार फिर विश्व भर में बजेगा। आयुष मंत्रालय इसरो के सभी वैज्ञानिकों को नमन करता है, जिन्होंने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग रहस्य का पता लगाने की हमारी यात्रा में एक बड़ी छलांग है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसरो के वैज्ञानिकों को इस अभूतपूर्व सफलता पर बधाई दी और इस उपलब्धि को ऐतिहासिक कहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी बाधा को पार कर चंद्रमा पर कदम रख लिया है। यह नए भारत के लिए गर्व का दिन है। आज हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व का दिन है, क्योंकि आज का दिन ही सब लोगों का ही अपेक्षा है कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत करके जो उन्होंने काम की है और चंद्रयान 3 मिशन सफल बनाने जा रहा है, इसके लिए आज हर हिंदुस्तानी गौरव महसूस कर रहा है। मैं तो विशेष रूप से हमारे हर साइंटिस्ट को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है और हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सपने को उन्होंने साकार करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए आज मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हमारे वैज्ञानिक हमेशा तरक्की करें और हमारी जो युवा है, युवा के लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के सिलसिले में जो भी हिंदुस्तान ने सफलता प्राप्त की है पिछले 9 साल में, परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस रिसर्च के सिलसिले में जो भी सफलता प्राप्त की गई है, ये हमारे लिए बड़े प्रोत्साहित बात है, हमारे प्रेरणादायक है। तो मैं चाहता हूं कि युवा बंधु भी इस चीज पर अपने आप को शामिल करें और हिंदुस्तान को ऐसे ही दुनिया में हमेशा एक मजबूत, एक विकसित देश के हिसाब से आगे बढ़ाने का काम करें। फिर से मैं हमारे इसरो की सारी टीम वैज्ञानिकों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता पर केंद्रित यह आयुर्वेद बुलेटिन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आयुर्वेद जगत की खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।